हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो तुम्हारा मैम गुड इवनिंग। न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। कल तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है क्या? टेस्ट है फिजिक्स का? नो मैम। नो मैम ठीक है, इट्स फाइन अगर नहीं भी है तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है, करो। 3 क्वेश्चन है, तीनों करो। सेकंड मत करना, ये हाफ टाइम का क्वेश्चन है, डिलीट सिलेबस। पहले का क्या है? पहले का क्या है आंसर? बेटा पहले का तो बताओ, ये तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। मैम फोर्थ ऑप्शन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है? 0, मास 1। प्रोटॉन के पास 1 1, तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो है ना, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। और न्यूक्लियाई विद मास नंबर बिटवीन 30 एंड 170, 30 से 170 के बीच में।
Nuclear force is long range force in the light of above statement. Nuclear force long range force है, रीजन तो गलत ही है. न्यूक्लियर फोर्स कैसे फोर्सेस है? शॉर्ट रेंज फोर्सेस. तो रीजन इज फॉल्स. ठीक है, तो थर्ड का क्या ऑप्शन बचेगा? ए ही बचेगा ना. अगर रीजन फॉल्स ही है तो ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना. रीजन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन ट्रू, तो ऑप्शन क्या बचा? 1. ठीक है, तो असर्शन ठीक है. तो ए 30 से लेके 170 के बीच में एटॉमिक नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं डिपेंड कर रही. ठीक है, फर्स्ट करो. बोलो, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की या कार्बन की? हाँ, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, कॉपर या कार्बन? कार्बन. क्यों? कार्बन की क्यों ज्यादा होगी डेंसिटी? स्नेहा किसकी ज्यादा है डेंसिटी? अनुज किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कॉपर. ईशा किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? आराम से जाओ. स्नेहा क्लास में है? स्नेहा रिद्धिमा यस मैम. किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मैम कॉपर की होगी. क्यों? कॉपर का मास भी ज्यादा होगा कार्बन से, तो फिर डेंसिटी तो भी ज्यादा होगी कॉपर की. अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता हो? वंशिका किसकी होगी? कार्बन की. अंजलि किसकी होगी? हाँ, अंजलि किसकी होगी? मैम कॉपर की. तुम इतने पागल बच्चे हो, तुम्हें कितनी बार तुम्हें करवाया नहीं था कि डेंसिटी तो डिपेंड ही नहीं करती, सबके लिए डेंसिटी सेम होती है. तुम तो कराने के बाद भी गलत कर रहे हो भाई. सब बताया नहीं था कि डेंसिटी चाहे किसी का भी एलिमेंट हो सबकी सेम रहेगी. ये असर्शन तो फॉल्स है ना. अब क्या लिखा है? न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू a/3. तो रेडियस किसके बराबर हो जाती है? r0 इंटू ए की पावर 1/3. तो ये क्या हो गया? रीजन. रीजन करेक्ट है ना? तो R इज नॉट करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2. सो जाते हो क्या? सेकंड बोलो. डी. डी. हाँ, डी मैम.
क्या लिख रहा है? फोर न्यूक्लियस मास नंबर ए एंड रेडियस आर द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना? थर्ड बताओ। थर्ड ठीक है। क्लास का ही क्वेश्चन है बेटा, याद हो तो कुछ। थर्ड कराया हुआ है, करो ट्राई। थर्ड थर्ड आ रहा है क्या उसका? एनर्जी रिलीज व्हेन टू न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। तो पर न्यूक्लियन का दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा? देखो, अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट मैम करना है, थर्ड देखो हीलियम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे? दो। 2 तो हाइड्रोजन के एटम हीलियम बना देंगे। तो क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ड्यूटेरियम, कितना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1, तो ये कितनी हुई? 2.2। हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? एक ही हीलियम है, इसके पास कितनी एनर्जी है? 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी आएगी? 7 में से 2.2 घटाओगे ना, डी कैसे आ रहा है? हाँ, 7 में से 2.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये पर न्यूक्लियन दी हुई है ना? यस मैम यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूक्लियन है, तो ये 2.2 हो गई। इस यहाँ पर 4 हैं, तो ये 4 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 4 जा 28 मेगा 28 इलेक्ट्रॉन 0 वोल्ट। तो 28 में से माइनस करोगे 2.2, तो ये कितना आया? 26 पॉइंट आई थिंक 8। यस मैम ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। सबको समझ में आया ना? यस मैम एक सेकेंड, नहीं 1 मिनट रुको। थर्ड आएगा मैम हाँ, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 4 न्यूक्लियन हो जाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना? यस मैम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 है, तो 1.1, तो कितना आया ये? 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यस 28 मैम में से ये घटाओ, कितना आएगा? 23.6 हाँ, 20.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर यस मैम 3। फोर्थ बताओ। थर्ड, थर्ड तो हो गया, फोर्थ करो। मैच करनी है कि किसमें फ्यूजन हो रही है, किसमें फ्यूजन और प्लस वैल्यू किसमें है और क्यू वैल्यू किसमें है, ठीक है? कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी न्यूक्लियर। तो केमिकल रिएक्शन तो ये H2O वाली है ना? यस मैम बी का 1, ये तो यस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बताओ कौन सा फ्यूजन है और किसमें फ्यूजन हो रहा है? 3। तो फ्यूजन, फ्यूजन और एक फिजन है, तो फिजन में हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है, तो साफ पता चल रहा है ए वाला यूरेनियम वाला ये क्या हो रहा होगा? फिजन हो रहा होगा, ठीक है? ठीक है, यस फिजन। मैम अब 2 फ्यूजन है, एक की प्लस वैल्यू है और एक की क्यू वैल्यू है, सॉल्व करो मुझे बताओ। करो।
बेटा अगर प्लस क्यू वैल्यू होती है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज। हाँ, प्लस की वैल्यू में एनर्जी रिलीज होती है, और वो कब रिलीज होगी? जब किसका मास ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का, है ना? यस मैम। हाँ, तो देखो अब सी का सेकंड होगा मैम। सी का सेकंड आ रहा है क्या? यस मैम। और डी का फोर्थ। कैसे? ये मेरे पास क्या बना? हीलियम 2 3 प्लस न्यूट्रॉन, है ना? और डी में क्या बन रहा है? फिजन और फ्यूजन, प्लस क्यू वैल्यू और माइनस। तो ऐसे भी पता लगा सकते हो कि जब मोर स्टेबल एटम बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना? एक सेकेंड, हाँ फ्यूजन तो है, फ्यूजन वाला है, बताओ। एक बार इसमें ऑप्शन देखना, ए का क्या दिया था हमने? ए का थर्ड, बी का 1, सी का, यानी सी और डी में ही वो पूछना चाह रहा था। और ये बनता है हाइड्रोजन प्लस ट्रीटियम, ये बनता है ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम में। तो कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? हीलियम ज्यादा स्टेबल है कि ड्यूटेरियम ज्यादा स्टेबल है? तो पहले वाले में देखो, अब ड्यूटेरियम ज्यादा स्टेबल है और वो एक अनस्टेबल में बन रहा है, तो यानी यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी सेकंड इस वाले में, है ना? और इस वाले में एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो यानी H12 और H12 का होना चाहिए एब्जॉर्ब, मतलब नेगेटिव क्यू वैल्यू। सी का फोर्थ और डी का क्या कहते हो? सो गई क्लास में? थर्ड क्या होगा?
प्लस क्यू वैल्यू एनर्जी शुड बी रिलीजेस, तो सी का सेकंड, अपना सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए। चेक करें फोर्थ का, ठीक है, फोर्थ का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया ना? देखो हमारे पास अगर पी का फर्स्ट और हमने क्या बोला था, सी का सेकंड, पॉजिटिव क्यू वैल्यू, तो पॉजिटिव क्यू वैल्यू का क्या मतलब है? एनर्जी का रिलीज होना। तो दो ड्यूटेरियम जब मिलेंगे तो एक हीलियम बनाएंगे, तो इस वाले प्रोसेस में एनर्जी, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये रिएक्शंस जब फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ते हैं ना, उसमें ये रिएक्शंस आती हैं, तो ये मैं तुम्हें करा दूंगी एक दो दिन में कि इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, और जब तुम्हारा ये वाले प्रोडक्ट बनेगा इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा तो कैसी वैल्यू बनेगी? नेगेटिव क्यू वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये बताओ, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है विच फर्स्ट डिके इनटू क्यू एंड देन क्यू डिके इनटू नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, विच ऑफ द रिप्रेजेंट टाइम डिपेंडेंट मास पी क्यू आर। तो पी पहले क्यू में कन्वर्ट हो रहा है और फिर क्यू आर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाले तुम्हारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? फिर देखो, फर्स्ट और टू देखो पहले, इनमें से कोई आंसर है क्या? क्या होगा? देखो, अगर अगर मान लो पी वाला मटेरियल है, और ये टाइम है, ठीक है, तो पी वाला बेटा मास कैसे होगा? हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो पहले डिके होगा कुछ ना कुछ मास, ऐसा रिलेशन आएगा। फिर उसके बाद वो क्यू में कन्वर्ट हो गया, और क्यू एक कैसा सब, फर्स्ट डिके इनटू क्यू, अब वो क्यू में बन गया, फिर क्यू एक नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल में बन जाता है। तो क्यू और आर के बीच में कैसा क्यू कैसा होगा टाइम के साथ मास? फिर लास्ट में आर और टी का देखो, लास्ट में जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट होगा तो वो टाइम के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। ये सब ये हाफ लाइफ के डायग्राम दे रखे हैं, ये फिफ्थ भी होना नहीं चाहिए था, ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो बेटा, फिफ्थ को भी, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है सारा क्वेश्चन, ठीक है, लेट इट बी। सेकंड, अब आते हैं 2024 में, यहाँ दो क्वेश्चन तो हमारे कैसे आ गए? आउट ऑफ द सिलेबस, फिफ्थ भी आउट ऑफ सिलेबस, और देखो उसके बाद यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, तो ये अपने अपन ने नहीं करना है। 2024 का देखो, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो हमने 1 AMU का तो हमने निकाला ही हुआ है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 1 AMU है। 1 ग्राम का निकालो, तो 1 AMU को केजी में करोगे तो कितना आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो पर यूनिट का कितना हो जाएगा? ये केजी में है, तो बेटा पर केजी का कितना हो गया?
931.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻27। देखो अब ये किस में आया है, दिस इज इन केजी। अगर ग्राम में करोगे तो इस केजी को कितना बना लोगे, 10⁻3। तो 25 में से ये 4 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस कितना है, -24 होता है आई थिंक, है ना। अब इस किलोग्राम को केजी में करो तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ग्राम में करोगे तो 10⁻3 से ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 27 को 24 कर लो, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब कितने ग्राम का चाहिए, 1 ग्राम का, तो ये 1 ही ग्राम का आ जाएगा। डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, कितना बनेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन। 582.18 इंटू 10⁻+ का 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 5.8 लिखती हूँ, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आगे और ऐड करना पड़ेगा, 2, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोर और लेस सेकंड आंसर आ रहा है। हाँ लास्ट, सेकंड करो। एक न्यूक्लियस है एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई विद देयर मासेस इन द रेशो 2:1। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव। तो मैंने क्या बोला था, मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। अगर कोई न्यूक्लियस है, मान लो उसका मास m है, वो रेस्ट पे है, तो मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अब मान लो वो 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ है जिनका मास कितना है, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड हुआ है। तो कैसे डिवाइड हुआ होगा, एक हुआ होगा 2/3m, उसके पास कुछ वेलोसिटी v1 होगी, ध्यान से सुनना, प्लस दूसरा किस में बटा होगा, 1/3 कैपिटल M, इसका मास जो है उसी में डिवाइड होगा। वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, v2। ठीक है, देखो m से m कट गया, ये किसके बराबर होना चाहिए, v1/3 प्लस v2/3, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और इन द रेशो, इनकी वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, देखो क्या लिखोगे, 2v1/3 इक्वल्स टू -v2/3। 3 से 3 कट गया, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख लो क्या होगा, v1 बाय मास m1 और m2 का जो रेशो हुआ था वो हुआ था 2:1 में। तो वेलोसिटी कैसे बट रही है, बट v1/v2 इक्वल्स टू 1:2 और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। समझ में आया ना, बस मोमेंटम कंजर्व किया है बेटा। Yes, ma'am. और बस मास लिखा है भाई, मास 2:1 में बटेगा, तो ऐसे ही तो लिखोगे रेशो 2/3 और 1/3। समझ आया। बोलो, यस मैम। आया ये कुछ समझ में, क्या किया है। यस मैम। ठीक है, 4th करो। एक स्टार has 100% helium composition, it starts to convert 3
हीलियम इनटू 1 कार्बन, तो 3 हीलियम एक कार्बन में बदल रहे हैं। वाया ट्रिपल अल्फा प्रोसेस, ये तुम्हें प्रोसेस भी दे दी है, और हाई अमाउंट की क्यों निकल रही है एनर्जी। द मास ऑफ द स्टार इज दिस, मास का जो स्टार है वो इतना दिया हुआ है, एंड इट जनरेट एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर वॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो तुम्हारा स्टार है वो हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वॉट। वॉट का मतलब पावर, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है वो पर सेकंड में, एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है बेटा, 5.8 इंटू 10 की पावर 30 वॉट। हर एक सेकंड में इतनी हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि अगर इस रेट से ये कन्वर्जन होता रहा तो ये बताओ ये जो तुम्हारा स्टार है ये कितने सेकंड तक ऐसे जलता रहेगा। ठीक है, एन बताओ इसमें। सेकंड इनवर्स है ना, रेट पूछ रहा है, टाइम। कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तुम्हें क्या देखना होगा, तुम्हें ये देखना है कि पहले तो इस जो ये जो प्रोसेस है हीलियम वाली, इसमें ये जो क्यू आ रही है वो कितनी है। इसका मतलब 3 हीलियम के एटम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ऐसे तो लिखोगे कि 3 हीलियम कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेंगे, इस कैपिटल क्यू अमाउंट की एनर्जी। पहले हम ये कैपिटल क्यू निकालेंगे ये कितनी है, फिर देखोगे कि जो 2 इंटू 10 की पावर 32 kg है इसमें कितने हीलियम के एटम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालो, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो ये दो काम करो पहले, तो ये नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे अगर 3 इतने निकाल रहे हैं तो इतने सारे कितनी एनर्जी निकालेंगे। फिर टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम के लिए इस पावर से डिवाइड करेंगे। करो। सबसे पहले कैपिटल क्यू निकालेंगे सारे। इसमें तुम्हें देखो हीलियम का मास भी दिया हुआ है, कार्बन का मास भी दिया हुआ है। करो कैपिटल क्यू निकालो फटाफट, इतना तो सब कर सकते हो। कैपिटल क्यू निकालो छट जल्दी से। कैसे निकालोगे कैपिटल क्यू, हाँ 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हीलियम में से क्या माइनस कर दोगे, मास ऑफ कार्बन। तो जल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 931.5 से। अब बताओ कितनी आ रही है वैल्यू।
अच्छा, नीचे ये पूछा है कि रेट ऑफ कन्वर्जन कितना है, ठीक है। क्यू कितना आया? मैम 1.165 into 10⁻⁻12। अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ मुझे, 12 वेल मत बताओ। $1.165। ये आ रहा होगा डेल्टा क्यू तुम्हारा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है इतना। हाँ, 3 मल्टीप्लाई हीलियम का मास 4.0026 माइनस कार्बन का मास दे रखा है 12 मल्टीप्लाई बाय 931.5, 4×12 और तो ये बचेगा तुम्हारा 0.026 मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो ये मल्टीप्लाई करो फटाफट। 0.026 multiply 931.5, this will comes out 24.219 आ रहा है तो। कार्बन का एक ही एटम है, हीलियम के 4 4 दिया। अरे पूरा भी तो करना पड़ेगा, फिर ये कितना बनेगा, एक सेकेंड। 3 मल्टीप्लाई बाय 4.0026 तो 12.0078 बनेगा ना, ये बनेगा। देखो ये आया यहाँ से तुम्हारा Q इक्वल्स टू 12.0078 माइनस 12, ठीक है। तो इसमें से माइनस 12 घटा दो तो ये बचा तुम्हारा 0.078 बचेगा, ना कि 26, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 931 से, 931.5 देखो कितना आ रहा है, आ गया 7.2, 7.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन 3 हीलियम जब मिल रहे हैं तो इतनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है। कब? जब 3 हीलियम मिल रहे हैं। तो तुम देखो तुम्हारा जो स्टार है वो हर सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हर एक सेकंड में। बोलो बोलो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है एक सेकंड में? ये 5.8, यही तो है भाई। पावर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में 10⁻30 वॉट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो मुझे ये बताओ हर सेकंड में कितने हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहे होंगे इसमें, कार्बन में? ये सवाल है, बताओ बेटा। 3 कार्बन सिर्फ 7.2 की कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? क्या करोगे तुम? इस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो? 7.26 से कर दो, है? मेरी बात सुनो, समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अगर एक बल्ब है, मेरी बात सुनो, एक बल्ब है, वो एक सेकंड में कितना ग्लो कर रहा है? जैसे 10 वॉट होता है, 100 वॉट होता है, ऐसे कितना वॉट है? 10⁻30 वॉट। समझ में आया? एक सेकंड में कितना ग्लो कर रहा है वो, कितनी पावर से? 10⁻30 से, ठीक ठीक है। अब ये जो इसको एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? कि हीलियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। अब 3 हीलियम से सिर्फ 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है जो तुमने निकाली है। अगर मुझे 10⁻30 वाली एनर्जी चाहिए तो मुझे कितने हीलियम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो कैसे करोगे? जो ये वैल्यू दी हुई है 5.808 मल्टीप्लाई 10⁻30, इसे किससे डिवाइड कर दूं? 7.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वॉट, तो यानी मुझे इसे एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। मेगा के लिए 10⁻6 लगाओ, इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻⁻19 लगाओ। अब जो ये एन आ जाएगा ये तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। किस किस को समझ में आ गया ये बताओ? Yes. आ गया? डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये लगभग तुम्हें कितनी मिलेगी? एन की वैल्यू निकाल के देख लो। 4.7 तो 5 आ रही होगी फिर, है ना? 4.7 तो 4
वैल्यू 5 आ रही होगी, एक सेकेंड ऑप्शन में। पंद्रह आ रहा है बेटा, ये तो रीचेक करो। एन की वैल्यू 15 आ रही है, 15। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम्हें 15 मिल जाएगा। चलो सिक्स्थ बताओ। ये कोई आइसोटॉप है। इफ एम नॉट इज द मास ऑफ द आइसोटॉप, एमपी एंड एमएन आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी बताओ। बहुत आसान है ये तो, बता दो फिर तो। इजी लेवल है, इजी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ। सेवंथ भी फॉर्मूला बेस्ड है, करो फटाफट। 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन करो। कल आप लोगों का टेस्ट है, कोई छुट्टी मत करना, ठीक है। सिक्स्थ का क्या ऑप्शन है भाई? क्लास का फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तुम याद रिवाइज नहीं करके आते हो बिल्कुल भी। क्या बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्या डेफिनेशन थी? हाँ,
क्या फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी का? डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो वो डेल्टा एम क्या होता था? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे निकालते थे? प्रोटोन का मास, नंबर ऑफ प्रोटोन, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटोन 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ प्रोटोन। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 माइनस 5 7। मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से क्या माइनस करते थे? पूरे न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस क्या है? एम नॉट। इसमें से एम नॉट ही तो माइनस करोगे। सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इतने घंटों कैसे लग गए इसमें? हाँ, फॉर्मूले बेस्ड में भी। सेवंथ बताओ। सेकंड ऑप्शन। बैलेंस करो। ये 92 है और यहाँ कितना बन रहा है? 56 और 56। तो 56 प्लस 36, 6 6 12, 5 6 7 8 और 1 9, मतलब ये तो बैलेंस्ड है मास नंबर, तो फिर न्यूट्रॉन ही होना चाहिए। न्यूट्रॉन ही है जिसके पास चार्ज नहीं होता। करेक्ट, न्यूट्रॉन। एट्थ करो। ये भी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर फिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम। यूरेनियम और न्यूट्रॉन में कौन सा होता है, बताया भी है। यूरेनियम और न्यूट्रॉन, तो देखो यूरेनियम लिखोगे कितना होता है? 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 0 1, क्या बनेगा? बैलेंस कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है बेरियम बनेगा प्लस क्रिप्टॉन बनेगा। ये 36 है और ये 89, ये 56 और 144। बैलेंस करो इक्वेशन। कितने नाइट्रोजन निकल रहे हैं, वो सॉरी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 6 6 12, 5 और 3 8 और 1 9, तो न्यूट्रॉन मतलब चार्ज तो 0 हो गया। मास नंबर कितना है? 144 प्लस 89 कितना बैठ रहा है? ऐड करो। 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13, 233। तो यानी कितने न्यूट्रॉन्स निकलने चाहिए बैलेंस करने के लिए? 3 न्यूट्रॉन निकलने चाहिए, है ना। पहले में 4 न्यूट्रॉन दे रखे तो गलत हो जाएगी, ये तो गलत है। करेक्ट। सेकंड देखो, बेरियम क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन, सही है ये, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, यस मैम। 10वां करो। मम्मी कहाँ ना? करो सेकंड 10th क्वेश्चन। यूरेनियम अब इसमें कन्वर्ट हो रहा है सीई और जेड आर में, और एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। कर लोगे डेल्टा क्यू? निकाल लोगे ना डेल्टा क्यू? ये आराम से कर लोगे। 11th करो। 12th भी बताओ। अभी तो मैं न्यूक्लियर फोर्स भी कराना थोड़ा सा बाकी है। 11th। 11th करो सारे जने।
कैसे करोगे? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64, 4.8 फर्मी. द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग रेडियस ऑफ 4 फर्मी इज. मास नंबर पूछा है, निकाल सकते हो. क्या रिलेशन होता है मास नंबर ऑफ रेडियस में? रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट ऑफ ए की पावर 1/3. तो तुम्हें कितनी रेडियस दी हुई है? 4.8 फर्मी दी हुई है अगर आपका मास नंबर 64 है तो. ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग रेडियस ऑफ 4 फर्मी. दूसरे की रेडियस 4 फर्मी है तो उसका मास नंबर हम मान लेते हैं ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/3. ठीक है, तो क्या रिलेशन बना? 4.8/4 इक्वल्स टू 64 ऑफ ए की पावर 1/3, है ना? यही तो बना, डिवाइड कर दिया तो. अब हमें ये ए निकालना है. बताओ ए कैसे निकालोगे? आप लिख सकते हो 4.8/4 इक्वल्स टू 64 किसका 1/3 हो जाएगा? 4 का. 64 को क्या लिख सकती हूँ? 4 की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/3. तो 3 से 3 ये 4 बन जाएगा अपॉन ये हो जाएगा ए की पावर 1/3. करो बेटा जी, क्या होगा? 4.8 ए की पावर 1/3 इक्वल्स टू 4 4 जा 16. अब क्या आएगा? इसको सॉल्व करो. कितना आ रहा है? ये ऊपर जा के जीरो चला जाएगा. 160 अपॉन 48 कितना आया है? इसको डिवाइड करोगे तो 160/48. 1/0.3. हम्म 1/0.3. 160 डिवाइडेड बाय 48, 3.3 समथिंग आ रहा है. 3.33. और ये मेरा यहाँ पे ए की पावर 1/3 भी है. तो ये कितना हो जाएगा? 1.11. यहाँ पे क्यूब में चला जाएगा ना, ये पावर क्यूब में चला जाएगा. 3.33 की पावर क्यूब. 3.3 की पावर क्यूब कितना बनेगा? 3.33. अलग अलग कर दिया ना मैंने. 64 4 कर दिया तो 4 हो गया ये. 4 4 16. या एक काम और कर सकते थे आसान बनाने के लिए. देखो, मुझे तो डिवाइड ही तो करना था. ये था मेरा 4.8 इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3 और ये था मेरा 4 अपॉन ए की पावर 1/3. ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. 64 अपॉन ए इक्वल्स टू 4.8 अपॉन 4 इनकी पावर क्यूब कर लेते. ऐसे भी कर सकते थे. तो ये कितना बन जाएगा फिर? 64 अपॉन ए इक्वल्स टू 4.8 इंटू 4.8 इंटू 4.8. देखो ये ज्यादा इजी हो जाएगा. अपॉन 4 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा? 64. ठीक है, तो ए कितना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कर लो डिवाइड. सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई 64 अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 4.8. ये रिलेशन बनेगा. फिर आएगी ए की वैल्यू. तो 48 64 पे कितने पे जाएगा? शायद नहीं, 8 1 9 96 पे. कितने पे कटेगा फिर ये? 3 पे कट सकता है. 6 4 10. नहीं, 6 पे तो नहीं कटेगा. 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे कटेगा. 4 पे काटो. 2.4 और ये कितने पे गया? 6 में से 4 गए 2 और 7 2 4 तो 6 पे 16. ठीक है, 2.4. 4 दिया 12 और 4 चौक 16. 6 पे 6. तो ये आया 2 और ये आया 3.
0.3, तो ये ऊपर ए आया तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ बचा ये 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.8। ठीक है, तो ये 2 कटेगा इस पे 2.4 पे, ये 2 कटेगा यहाँ पे 1.2 से, तो ये ए की वैल्यू 1 अपॉन, कुछ कर रहे हो कैलकुलेशन? तो बैठे हुए यस भी- मैम। ठीक है, तो ये एक जीरो यहाँ से लगी, एक जीरो यहाँ से लगी, एक जीरो यहाँ से लगी, तो 12 3 3 3 जा 9, और 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन, हाँ 1 3 108 108, तो ये x की वैल्यू 108 आएगी। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग है कि देखो अब यहाँ से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई थी ना, 3 की पावर क्यूब कहाँ करते हैं हम, तो उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? क्यूब चढ़ा दिया उधर, समझ में आया ये क्या किया है? रेड वाला देखो, एक सेकंड देख, देख लिया? ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो, देखो 64 अपॉन ए इक्वल्स टू 4.8 अपॉन 4 का क्यूब, तो क्या करना है, ये जो 1/3 है ना, अब इस इक्वल्स टू में जाके ये क्यूब हो जाएगा, तो वो क्यूब वाले से इजी निकल आएगा। समझ आ गई बात? 1/3 से तो इजी है, क्यूब कर ले, बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. 12th बताओ। तो देखो कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। ठीक है, ऑप्शन ए किसके बराबर होता है? NH अपॉन 2 पाई, है ना? तो ये जो h बार हो जाता है, इसमें h अपॉन 2 पाई एक होता है h बार और एक होता है अपना h, तो इसमें अपना 2 पाई ऑलरेडी ऐड है। बी क्या कह रहा है देखो, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, stability of nucleus is inversely proportional to the value of packing fraction। पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि मास, वो वॉल्यूम से, ठीक है, कि मास नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्या स्पिन डिपेंडेंट होते हैं? देखो न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी सेम लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी सेम लगेगा, तो क्या इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करेगा? बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। हाँ, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है फिर? बी वाला। तो देखो न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, सबसे पहले यस, बिल्कुल स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। अगर मान लो दो प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है, अगर उनकी स्पिन पैरेलल है, अगर दोनों की स्पिन सेम है, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अपोजिट स्पिन, अगर अपोजिट स्पिन होगी तो न्यूक्लियर फोर्सेस थोड़ा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कम होगा। तो यस, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, पैरेलल है स्पिन तो स्ट्रॉन्गर होगा, पैरेलल स्पिन स्ट्रॉन्गर फोर्स। ठीक है, सी भी ठीक है, डी तो ठीक ही है, बी बताओ। क्या इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है? इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो
नहीं करता है ना, तो बी गलत था, यही तो बताया था कि बी गलत है। तो अगर बी को भी एलिमिनेट करते हो तो ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाता है, और ए तो ठीक ही है। तो ये प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है। क्या न्यूक्लियर फोर्सेस इनवर्स स्केयर लॉ पे नहीं करता, वो सिर्फ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक करता है, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, पैकिंग फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पैकिंग फ्रैक्शन से क्या समझ में आ रहा है आपको? पैकिंग फ्रैक्शन से क्या समझ पा रहे हो बेटा? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना पैकिंग फ्रैक्शन, केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बताओ। मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। कि एक जो शेल, एक जो अगर हमारा एटम है वो कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। यहाँ देखो, पैकिंग फ्रैक्शन केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री में तुमने ज्यादा पढ़ा होगा पैकिंग फ्रैक्शन। नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, या फिर ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ सेल डिवाइडेड बाय टोटल टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे न्यूक्लियस में टोटल वॉल्यूम कितनी गिवन है, और उसमें से तुम्हारे जो एटम्स हैं उन्होंने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन के किस में होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है, मान लो कि जो स्पेस गिवन है वो तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से तुम्हारा एटम या न्यूक्लियस में जो तुम्हारे न्यूट्रॉन्स है वो सिर्फ कितनी जगह में अवेलेबल है, तो उस पर तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। और कैसे होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 13th कर लोगे, ये तो अभी कराया है, सेम सेम था, मास नंबर वॉल्यूम कर लोगे। तो मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ जो तुम्हें अगली क्लास में करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14th। कल के टेस्ट में कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, कल सबको टेस्ट देना है, और चीटिंग मत करके देना। 17th करना है। हाफ लाइफ नहीं करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एनर्जी टू 18th करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, ठीक है, और 22 भी कर लेना। किसी को अगर डाउट है तो पूछो बेटा। एक काम करो, 21 क्वेश्चन करो सारे जने मिलके, 21 क्वेश्चन करेंगे। देखो 2023 में, अभी 25 में सवाल आया था ना, देखो रिपीट हो गया। एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज, न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। आया ना, रिपीट हो गया, 25 में आया था, और देखो 2023 में भी गिवन है। तो ऐसे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ये वैल्यू होती है पीवाईक्यूज की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना। अरे, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। और देखते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे तो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, बताओ, थ्योरी का क्वेश्चन है। डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया।
ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक बार होमवर्क घर से कर लेना। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं तुम्हारे, वो हम कर लेंगे। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है बेटा, देन ओके एवरीवन, गुड नाइट।